हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारियों में लगे होंगे। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि यूपीएसआई के एग्ज़ाम में अब ज़्यादा समय नहीं है। जो भी 20-25 दिन का समय रह गया है, इसको भरपूर उपयोग करना है। तो बिना किसी बकवास किए शुरू करते हैं अपने प्रैक्टिस सेट को, जो प्रीवियस ईयर का सेट्स चल रहे थे हमारे, उसी सीरीज़ में आज की क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, संस्कृत किस परिवार की भाषा है? तो संस्कृत जो है ये आपके आर्य परिवार की भाषा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, मगही किस राज्य में ज़्यादा बोली जाती है? तो मगही जो है आपके ये बिहार की भाषा है, बोली है। और अगला क्वेश्चन है, कंठ अल्पप्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची है? तो अंधकार का पर्यायवाची जो है वो ऑप्शन नंबर डी, ध्वांत। अगला क्वेश्चन है 5, इनमें से कौन सा शब्द तत्पर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? इसमें नहीं का पूछा है, तो जो गलत है वही सही है। और इसी हिसाब से आपका जो प्रबुद्ध है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, व्याघ्र शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो व्याघ्र का तद्भव रूप जो है वो बाघ है। अगला क्वेश्चन है 7, तो इनमें से कौन सा शब्द उत्थान का विपरीत अर्थक यानी विलोम शब्द है उत्थान का? तो इसमें जो उत्थान का है वो पतन विलोम होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, शांति का विलोम शब्द क्या है? तो शांति का जो विलोम शब्द है वो युद्ध है। और क्वेश्चन नंबर 9 है, इनमें से कौन सा शब्द क्षेत्र शब्द का अर्थ नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी, वीर जो है क्षेत्र को नहीं कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द इनमें से क्या है? तो हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द संविदा है। अगला क्वेश्चन है, वह व्यक्ति जो लोहे को पीट कर अपना गुजारा चलाता है, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? तो उसको कहते हैं हम लोहार, जो लोहे की चीज़ें बनाता है। अगला क्वेश्चन है, सही बर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसमें जो सही बर्तनी है आपकी वो विकास की है। अगला क्वेश्चन है 13, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इनमें से शुद्ध शब्द रोहिणी है। इसकी बर्तनी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 14, देश वेश क्लेश मेष, इन चारों में कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं? तो इनमें एक भी स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हे भाई मुझे बचाओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो जहाँ ये साइन आ जाता है संबोधन का, वो सॉरी इसका, हे भाई मुझे बचाओ, तो अगर इस एक्सक्लामेशन साइन के ये जो है आपका ये साइन, फ़िलहाल इसमें इसके बारे में नहीं पूछा गया है, तो मतलब संप्रदान कारक है, संबोधन कारक है, अधिकरण कारक ऑप्शन है और अपादान कारक है। तो इन्हें ऑप्शन के हिसाब से ही हमें सॉल्व करना पड़ेगा। और ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, संबोधन, क्योंकि ये जो साइन है जिसको इंग्लिश में एक्सक्लामेशन साइन कहते हैं, इसे हिंदी में संबोधन का चिन्ह भी कहते हैं। तो इस चिन्ह से ही आप पता लगा सकते हैं कि कारक कौन सा है इसमें आसानी से। अगला क्वेश्चन है 16, यह किताब मेरी है, इस वाक्य में यह किस प्रकार का विशेषण है? तो यह जो है आपको पता है सर्वनाम है, और किताब इसके बाद संज्ञा है, तो इसे हम सार्वनामिक विशेषण कहेंगे, क्योंकि सार्वनामिक विशेषण वहाँ होता है जहाँ संज्ञा शब्द से पहले कोई सर्वनाम आ जाता है। तो इसमें यह है
सर्वनाम है और किताब संज्ञा आ गई, तो ये हो गया सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 17, रामू थोड़ी सी मिठाई खाओ, इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, क्योंकि यहाँ परिमाण की बात हो रही है, थोड़ी सी। अगला क्वेश्चन है 18, उन्होंने पूर्णतया समर्थन किया, कितना समर्थन किया? पूर्णतया समर्थन किया, तो ये जाएगा हमारा परिमाणवाचक में, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 19, मैं परीक्षा लिख चुका हूँ, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? मैं परीक्षा लिख चुका हूँ यानी काम पूरा हो गया है, तो ये पूर्ण भूत में जाएगा। अगला क्वेश्चन है आजीवन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आजीवन में, तो इसमें आ उपसर्ग है। उपसर्ग शब्द से पहले लगते हैं, शब्दांश होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, नशीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? नशीला, तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है इला, क्योंकि नशा मूल शब्द है और इला लगा के इसे नशीला बनाया गया। अगला क्वेश्चन नंबर 22, मात्राज्ञा का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो इसमें मात्राज्ञा का जो सही संधि विच्छेद है मात्र धन आज्ञा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है, तो इस प्रकार के समास को क्या कहते हैं? तो इस प्रकार का समास जहाँ विशेषण और विशेष्य की बात हो उसे कर्मधारय में रखते हैं। अगला क्वेश्चन है 24, आंखें फेरना मुहावरे का अर्थ क्या है? उपेक्षा करना, प्यार करना, क्रोधित होना या होश में ना होना? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, उपेक्षा करना। अगला क्वेश्चन है 25, ऊधो का लेना ना माधव का देना, इस लोकोक्ति अर्थ का क्या है? किसी से कोई वास्ता न रखना, धोखा देना, अन्याय न करना, दोहरा कुटत्व। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है किसी से कोई वास्ता ना रखना, ना किसी से लेना ना किसी को देना। आगे आ जाता है आपका पैराग्राफ। पैराग्राफ से पहले हमेशा क्वेश्चंस देखें अगर आप एक ही बार में पैराग्राफ को सॉल्व करना चाहते हैं तो, वरना अगर आप पैराग्राफ पढ़ने के चक्कर में पड़ गए तो समय बर्बाद होगा और कुछ नहीं। चलिए फ़िलहाल यहाँ अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो देख लेते हैं पैराग्राफ को पहले। पर्वतराज हिमालय कुदरत का अद्भुत सौंदर्य है। दुनिया का विशाल पर्वत हमारे देश के उत्तर में एक सजग प्रहरी बनकर लाखों वर्षों से हरे भरे पेड़ों और 5 पावन नदियों को अपनी गोद में लिए मुस्कुराते हुए खड़ा है। सिंधु, गंगा, सतलुज, यमुना और ब्रह्मपुत्र नदियाँ इसी महान पर्वत के सीने को चीरती हुई अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। इस पर्वत का विस्तार असम की पूर्वी सीमा से लेकर कश्मीर की पश्चिमी सीमा तक तकरीबन 2000 मील तक है। इसकी चौड़ाई 186 मील तक है। इसकी चोटियों की ऊंचाई 8200 से 9992 फीट तक है। आ जाता है क्वेश्चन नंबर पहला है हिमालय से कितनी नदियां बहती हैं? तो साफ साफ आपको पैराग्राफ पढ़ के पता चल ही गया होगा कि हिमालय से 5 नदियां बहती हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी हिमालय से बहने वाली नदियों में शामिल नहीं है? गोदावरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु। तो गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र तीनों वहीं से बहती हैं, लेकिन गोदावरी नहीं बहती है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हिमालय का विस्तार लगभग कितने मील है? तो इसमें 2000 मील तक इसका विस्तार है। अगला क्वेश्चन है आहा हिमालय की प्रकृति कितनी मनमोहक है, ये किस प्रकार का वाक्य है? अब इसमें आहा और वो संबोधन वाला निशान भी है, तो आप आराम से बता सकते हैं कि इसमें विस्मयादिबोधक वाक्य है। जहाँ कोई आश्चर्य की बात होती है वहाँ ये निशान ज़रूर आता है। अगला क्वेश्चन है करबला के रचनाकार कौन है? करबला के, तो करबला के रचनाकार जो है वो प्रेमचंद्र हैं। ये ऑप्शन याद रखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इस बार भी आ सकता है, साहित्य का क्वेश्चन है। तो करबला के रचनाकार प्रेमचंद्र जी हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है परीक्षा शतरंज के खिलाड़ी, सवा शेर, गेहूँ, कफन कहानियों के लेखक कौन हैं?
कफन कहानी के लेखक, इसके भी लेखक आपको प्रेमचंद्र जी है। परीक्षा है, शतरंज के खिलाड़ी हैं, सवा सेर गेहूँ है, कफन है, कहानी के लेखक, ये सब कहानियाँ हैं प्रेमचंद जी की। याद रखिएगा इस साहित्य के क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 32 है, ममता कालिया को दुखम सुखम उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ज्ञानपीठ हुआ था, साहित्य अकादमी हुआ था, व्यास हुआ था या मूर्ति देवी पुरस्कार हुआ था? तो ममता कालिया जी को व्यास सम्मान मिला है दुखम सुखम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति संबंध परिषद की पत्रिका का नाम क्या है? सांस्कृतिक संबंध परिषद, इसकी पत्रिका जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, गगनांचल। अगला क्वेश्चन है आपका 34, अंडर डेवलप्ड का हिंदी पर्याय क्या है? अंडर डेवलप्ड मतलब अति विकसित, पिछड़ापन या विवादग्रस्त या अल्प विकसित। तो ऑप्शन नंबर सी, अंडर मतलब अल्प, डेवलप्ड मतलब विकसित। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन जो है वो पोर्ट लुइस यानी मॉरिशस में संपन्न हुआ था। अगला है, केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय आपका आगरा में है। अगला क्वेश्चन है 37, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस विभाग के तहत कार्यरत है? हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, तो ये जो हमारा राजभाषा विभाग के तहत कार्यरत है, हिंदी प्रशिक्षण संस्थान। अगला क्वेश्चन नंबर 8, संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं? जो संसद की राजभाषा समिति है इसकी अध्यक्षता गृह मंत्री करते हैं, होम मिनिस्टर यानी अमित शाह जी। क्वेश्चन नंबर 39 है, करुण रस की स्थायी भाव क्या होते हैं? भय है, शोक है, रति है या निर्वेद है? तो करुण रस का जो स्थायी भाव है वो शोक है। और आज के हिंदी का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, जिन पंक्तियों में एक या अनेक वर्णों की एक क्रम में एक बार आवृत्ति हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? लाटानुप्रास होता है, वृत्यानुप्रास होता है, श्रुत्यानुप्रास होता है या छेकानुप्रास होता है? तो इसका है जो ऑप्शन करेक्ट वो है ऑप्शन नंबर सी, छेकानुप्रास। तो चलिए, ये थे हमारे हिंदी के 40 क्वेश्चंस और आगे अब मूल विधि की बात करते हैं। स्पेशली मूल विधि या फिर जीएस सेक्शन भी बोल सकते हैं आपको। तो शुरू करते हैं इसके पहले क्वेश्चन के साथ। स्वेच्छा से एसिड फेंकना या फेंकने का प्रयास करना भारतीय दंड संहिता 1860 यानी आईपीसी की धारा के तहत एक दंडनीय अपराध है। फ्रेंड्स, आईपीसी क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो और हमारा बीएनएस जो है वो इसी साल आना शुरू होगा एग्ज़ाम्स में, क्योंकि 2024 में ही बना है वो, और ये पहला एग्ज़ाम है बीएनएस बनने के बाद। तो जो भी हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो आईपीसी से ही रिलेटेड हैं। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आईपीसी में जिस चीज़ के बारे में पूछा गया है उसका बीएनएस के अकॉर्डिंग कौन सा सेक्शन है, ये चीज़ आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा और थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन एसिड अटैक से है। तो ये जो है हमारे आईपीसी के धारा 326 में था एसिड अटैक के बारे में, ठीक है। और बीएनएस में कौन सी धारा है इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा ध्यान से। मैं सिर्फ आपको एक बेस तैयार करवा रहा हूँ। बेस का मतलब है कि किस कॉन्सेप्ट से वो क्वेश्चन पूछ रहा है, कॉन्सेप्ट यही है, बस धाराएं चेंज हो गई हैं। तो बीएनएस के हिसाब से आप धारा भी याद कर लीजिएगा इसकी। और दूसरा क्वेश्चन है, मानव अधिकार न्यायालय का गठन मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की कौन सी धारा के तहत किया गया था? तो ये किया गया था धारा 30 के तहत, मानव अधिकार न्यायालय का गठन धारा 30 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया था? तो इसमें मामले दिए गए हैं, एक नवतेज सिंह जौहर बनाम
भारत संघ है, एक विशाखा और अन्य राजस्थान राज्य है, और तीसरा है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, और डी है भारत संघ बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और अन्य। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है नवतेज सिंह वाले केस में समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। आदिवासी महिलाओं को अपने मृत पति या पिता की संपत्ति का दावा करने के लिए विरासत के अधिकारों से वंचित करना के मामले में, मतलब कौन से मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था? तो ये था हमारा एक मधुकेश्वर बनाम बिहार राज्य। इस मामले में जो पैतृक संपत्ति थी उसका दावा करने के लिए विरासत अधिकारों से वंचित नहीं करना, वंचित करना था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? केंद्रीय सूचना आयोग का गठन, तो इस आयोग का गठन सूचना का अधिकार यानी आईटी एक्ट 2005 के अकॉर्डिंग हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन चलाने वाले व्यक्ति के पास प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। यह मोटर वाहन अधिनियम 1988 की कौन सी धारा में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है धारा 3, ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, जिसे शॉर्ट में रासुका भी कहते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, यदि राज्य सरकार उसकी मंजूरी नहीं देती है तो कोई भी निरोध आदेश कितने दिनों से अधिक नहीं चलेगा? तो इसका ऑप्शन है 12 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 किससे संबंधित है? शिक्षा के अधिकार से, शिक्षा संस्थानों की स्थापना से, या फिर अल्पसंख्यकों के हितों से, या धार्मिक मामलों के प्रबंधन से? तो ये है शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने के अल्पसंख्यक के वर्गों का अधिकार, यानी ये जो है हमारे क्या बोलते हैं इसको, मौलिक अधिकारों में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान कार्य के लिए समान वेतन से संबंधित है? तो समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39 यानी 1 × 40, समान कार्य के लिए समान वेतन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को मातृत्व राहत प्रदान करने का निर्देश देता है? तो ये है आर्टिकल नंबर 42, मातृत्व राहत। अगला है, भारत के महान्यायवादी के पारिश्रमिक का निर्धारण करने का अधिकार किसके पास है? तो ये अधिकार राष्ट्रपति जी के पास होता है। महान्यायवादी के पारिश्रमिक यानी उसकी सैलरी, अटॉर्नी जनरल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों की कार्रवाई में बोलने और भाग लेने का अधिकार निम्नलिखित में से किसे है? राज्य के महाधिवक्ता को, राज्य के राज्यपाल को, राज्य के वित्त आयोग के अध्यक्ष को, या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को? तो राज्य का जो महाधिवक्ता होता है यानी राज्य सरकार का जो वकील होता है उसे है। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं? विधानसभा में कितने निर्वाचित यानी जो इलेक्ट होके आते हैं, कितने उत्तर प्रदेश में? तो एक हिसाब से ये आपको सीटें पूछ रहा है, विधानसभा की सीटें कितनी होती हैं, क्योंकि सबके सब इलेक्टेड ही होते हैं। पहले एंग्लो इंडियन थे 2, लेकिन अब वो भी नहीं है। तो 403 की जो 403 सीटें हैं वो पूरी की पूरी इलेक्टेड में आती हैं। मतलब कुल मिला के ये आपसे सिर्फ उत्तर प्रदेश की विधानसभा की सीटों की संख्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 14। 1866 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के बाद भारत में चौथा उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था इलाहाबाद में, चौथा उच्च न्यायालय यानी चौथा हाई कोर्ट। अगला क्वेश्चन है
चुनाव सुधार के संबंध में सिफारिशें करने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? नंदन नीलेकणी समिति का, या दिनेश गोस्वामी समिति का, या आबिद हुसैन समिति का, या अजीत कुमार समिति का? तो ये थी दिनेश गोस्वामी समिति। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार सहकारी समितियां किस विधायी क्षेत्र अधिकार से अंतर्गत आती हैं? तो ये आती हैं केवल राज्य विधानमंडल के। केवल राज्य विधानमंडल के अधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। 1992 में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान के कौन सा भाग जोड़ा गया था? तो 73वें और 74वें संविधान संशोधन से 9A और 9B जोड़े गए थे। ठीक है, जिसमें एक में ग्राम पंचायतें हैं और एक में सहकारी समितियां हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो ये की गई थी 2009 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक किस वर्ष में आयोजित की गई थी? राष्ट्रीय एकता परिषद, तो ये की गई थी 1962 में, एकता परिषद की पहली बैठक। अगला क्वेश्चन है, शरीर में ऊतकों की अनियंत्रित वृद्धि के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो आपको पता होगा, जब बॉडी में सेल्स अनकंट्रोल्ड हो जाती हैं, उनकी जो इंक्रीमेंट है अनकंट्रोल्ड तरीके से होता है, तो फिर उसी को हम कैंसर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, ईरान से दिल्ली तक कलाकारों मीर सैयद अली और अब्दुस समद के साथ कौन सा मुग़ल शासक आया था? तो ये था हुमायूं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। ज़मींदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? वेलेज अली ने की थी, कॉर्नवालिस ने की थी, विलियम बेंटिंक ने की थी, या मिंटो ने की थी? तो ज़मींदारी व्यवस्था की कॉर्नवालिस ने की थी शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी परिषद में केंद्र सरकार के वोट की भारिता वेटेज क्या है? केंद्र सरकार के वोट की जीएसटी परिषद में, तो ये है कुल मतों का 1/3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजन कहाँ किया गया था? लंदन में था, लाहौर में था, असम में था, या यूएसए में था? तो ये गोलमेज सम्मेलन सारे लंदन में किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में जाना जाता है? 1919 के अधिनियम को, या भारत परिषद अधिनियम 1992 के, 1892 के, या 1861 के अधिनियम को, या 1935 के? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी जानते हैं। और क्वेश्चन नंबर 26 है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड का मुख्य कार्यकाल कहाँ, मतलब कार्यालय कहाँ, इसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो किस जगह स्थित है? तो ये है हमारा मुंबई में नाबार्ड का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह कार्यक्रम के तहत फास्टैग द्वारा विकसित किया गया है। मैंने फास्टैग की जो सुविधा है वो किसने दी थी? तो ऑप्शन ए है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने, या बीमा नियामक, बीमा का क्या मतलब हो सकता है इसका, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, या फिर भारतीय स्टेट बैंक? तो ये किया था राष्ट्रीय भुगतान निगम ने, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। अनुलाभ की परिभाषा एक परिभाषा है, क्या है? तो ये है समावेशी परिभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29। भारत में जनगणना का कार्य वर्षों में एक बार होता है, कितने वर्षों में होता है? तो ये होता है 10 वर्षों में एक बार जनगणना होती है।
अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले किसी भी ठोस तरल या गैसीय पदार्थ की उपस्थिति को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो पर्यावरणीय प्रदूषक, यानी पर्यावरण को प्रदूषित करने वाला, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, रामसर सम्मेलन से संबंधित है। रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? तो ये वेटलैंड यानी आंध्र भूमियों से संबंधित है। अगला है, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? रियो डी जेनेरियो का ब्राज़ील सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1992 में। अगला है क्वेश्चन नंबर 33, किस ग्रह का वातावरण सल्फ्यूरिक अम्ल के घने सफ़ेद और पीले बादलों से निर्मित है? यानी कौन सा जो हमारा प्लैनेट है जिस पे सल्फ्यूरिक अम्ल के घने सफ़ेद और पीले बादल से निर्मित है? तो वो है हमारा शुक्र ग्रह, जिसे हम पीला ग्रह भी कहते हैं। जिसे इंग्लिश में वीनस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय बाजार तक पहुंचने के लिए सुएज नहर के माध्यम से व्यापार को कब खोला गया था? यानी सुएज नहर में जो आवागमन है जहाज़ों का, वो कब से शुरू हुआ था? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, 1869 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, संघाई सहयोग संगठन मुख्यालय कहाँ स्थित है इसका? तो इसका मुख्यालय जो है वो बीजिंग में है। अगला क्वेश्चन है 36, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने मानव विकास रिपोर्ट 2020 प्रकाशित की है? तो ये की है आपकी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने, UNDP जिसको शॉर्ट में बोलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 37, पहला ग्लोबल रिफ्यूजी फोरम संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राष्ट्रों की 2 दिन की सभा कहाँ आयोजित हुई थी? तो ये हुई थी जेनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम का मसौदा तैयार किया गया, कहाँ तैयार किया गया था ये? ऑप्शन ए है स्टॉकहोम सम्मेलन में, दूसरा यूरोपीय संघ के मार्गदर्शन में, या फिर UNCITRAL मॉडल कानून के आधार पर, या फिर US विधान को अपनाकर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेसबुक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो आपको पता होगा फेसबुक का जो हेडक्वार्टर है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में है। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 और आज का लास्ट क्वेश्चन, भक्ति परंपरा की किस श्रेणी को भगवान ने एक अमूर्त रूप की पूजा के साथ वर्गीकृत किया गया है? तो ये थी हमारी निर्गुण शाखा। हालांकि क्वेश्चन हिंदी का है लेकिन GS में दे दिया है तो दे दिया है, इसीलिए मैंने आपको इसे GS में पढ़ा दिया है। वैसे तो क्वेश्चन हिंदी का है ये। तो ये थी हमारी आज की क्लास, और 40 क्वेश्चन जिसमें सामान्य हिंदी के और 40 क्वेश्चन GS से रिलेटेड थे। और आज की क्लास बस यहीं तक, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। और रेगुलर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।